कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में हमने फॉर्म्स ऑफ मनी भी पढ़ लिया था और बार्टर सिस्टम भी हम देख चुके हैं, लेकिन यह तो बात थी मनी की। अब हमारा जो पोर्शन है वो है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति। तो सप्लाई ऑफ मनी कहाँ से होती है यह भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे देश में जो एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक यानी कि, और जिसका नाम हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने सप्लाई ऑफ मनी के 4 मेजर्स, 4 मापक दिए। तो पहले हम उन मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद सप्लाई कहाँ से आती है थोड़ा सा उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, इसमें हमारे पास फर्स्ट मेजर है, उसको नाम दिया गया है M1। M1 के पार्ट्स हैं। C मीन्स करेंसी। करेंसी में आपके कॉइन्स जो सिक्के हैं वह भी आ जाते हैं और पेपर नोट्स, कागज के जो नोट हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि दोनों का ही प्रचलन इकोनॉमी के अंदर होता है वस्तुओं और सेवाओं की मांग करने के लिए। तो सबसे पहला एलिमेंट है सप्लाई ऑफ मनी का C मीन्स करेंसी, और करेंसी में क्वाइंस एंड नोट्स, ये सप्लाई ऑफ मनी का एक बड़ा भाग होते हैं। हालांकि क्वाइंस का जो पार्ट है उसमें जो प्रोपोर्शन है वह पेपर नोट्स के मुकाबले बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी क्वाइंस भी सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट है, तो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? हम बैंक्स में अपना पैसा जमा करवा देते हैं, लेकिन कुछ पैसा तो हम टर्म डिपॉजिट में डाल देते हैं जिसको हम बीच में निकाल नहीं सकते। उसके लिए एक स्टिपुलेटेड पीरियड फिक्स कर दिया जाता है। उससे पहले विशेष परिस्थिति में कोई इमरजेंसी हो तभी आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक आपका होता है चेकेबल डिपॉजिट, जिस अमाउंट को आप जब भी आवश्यकता हो आप तभी निकाल सकते हैं। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आपका जो डिपॉजिट है वह भी डिमांड डिपॉजिट है। इसी तरह से जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट में, कैश क्रेडिट अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है वह भी डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। यानी कि डिपॉजिटर जब चाहे इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है जब भी उसको आवश्यकता हो, यानी कि दिस अमाउंट कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय हिम, जब भी उसे आवश्यकता हो। तो डिमांड जब भी उसे हो, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि जब आप डिमांड करेंगे तभी आपको यह अमाउंट अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। थर्ड पार्ट M1 मेजर का OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स में हमारे रिजर्व बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन इन अदर डिपॉजिट्स में जो हमारी गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते। इसी तरह से जो हमारे कमर्शियल बैंक्स के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में
जो डिपॉजिट रखे जाते हैं आरबीआई के पास, उनको भी शामिल नहीं करते। तो फिर शामिल करते किनको हैं? सवाल ये उठता है कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में इंक्लूड क्या होता है। कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एटसेट्रा, उनका जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास वो इसमें शामिल होंगे। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज के डिमांड डिपॉजिट्स आ गए। क्या और भी कुछ शामिल होता है? जी हां, हमारे देश में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नाबार्ड है, उसके डिमांड डिपॉजिट्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बैंकिंग में एपेक्स बॉडी है, तो इसके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो वो भी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का पार्ट बनेंगे। इसी तरह से अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने या दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने कोई डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रख रखे हैं, उनको भी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो थर्ड पार्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स, डेफिनेटली फॉरेन गवर्नमेंट्स के सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है ही जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मनी मेजरमेंट का पार्ट M1। तो M1 में C प्लस DD प्लस OD, ये तीन आइटम हम ऐड करते हैं जो कि करेंसी की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को डिनोट करता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट मेजर है हमारा M2। अब M2 में जो M1 के एलिमेंट्स थे वो तो सब इसका पार्ट होंगे ही, तो आप पहले लिख लीजिए M2 में M1 प्लस, अब प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे हम? आपने देखा होगा बहुत से लोगों का पोस्ट ऑफिस में भी एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है, और वह भी ठीक उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स के सेविंग अकाउंट वर्क करते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी कमर्शियल बैंक में है तो उसे आपने M1 में DD के अंदर शामिल कर लिया है डिमांड डिपॉजिट्स में, क्योंकि सेविंग अकाउंट से पैसा आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अमाउंट तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट से भी आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में जो पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं वो भी तो अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उसे भी सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। तो यही आपकी M2 अप्रोच कहती है कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ऐड कर देंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स में पब्लिक का जो डिपॉजिट है वह भी एक प्रकार से डिमांड डिपॉजिट ही है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो ये है आपकी M2 अप्रोच। पहले आपने M1 को ऐड किया और उसमें प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स और प्लस कर दिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
हम आते हैं M3 अप्रोच पे। M3 में फिर आप सबसे पहले M1 को शामिल करें। M1 प्लस अभी तक हमने डिमांड डिपॉजिट्स को कंसीडर किया है। डिमांड डिपॉजिट्स वो जिन्हें आप जब चाहें यूज कर सकते हैं। ये डिपॉजिटर की इच्छा पर है, वह जब भी उस अमाउंट को विड्रॉ करना चाहे विड्रॉ कर सकता है। लेकिन एक टर्म डिपॉजिट्स भी होते हैं जो एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करा दिए जाते हैं। उन्हें जनरली उस स्टिपुलेटेड पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं किया जाता। लेकिन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उन्हें भी विड्रॉ कर सकते हैं। दैट अमाउंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो जब हम उसे यूज कर सकते हैं तो फिर वह भी हमारी मनी सप्लाई का पार्ट तो हो गया। यही बात हमारी M3 अप्रोच कहती है। तो M3 अप्रोच में नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स आप और ऐड कर लें। पहले M1 ले लें प्लस नेट टर्म डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स, क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए जमा कराए गए हैं ये पैसे। नेट टर्म डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स में टर्म डिपॉजिट्स हैं वो भी ऐड कर लें M1 के साथ। तो ये आपकी M3 अप्रोच कहती है मनी सप्लाई की, क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स भी समय पड़ने पर आप यूज कर सकते हैं। अब लास्ट मेजर हमारे पास है M4। M4 क्या बताता है मनी सप्लाई के बारे में? अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि M2 में और M3 में हमने पहले M1 से स्टार्ट किया है, लेकिन M4 में पहले हम M3 से स्टार्ट करेंगे। तो M3 तो M4 का पार्ट है ही, तो पहले आप M3 लिखेंगे प्लस इसमें एक आइटम और ऐड करेंगे, और वह आइटम क्या होगी? जिस तरह से टर्म डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स में होते हैं, ऐसे ही टर्म डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में भी किए जा सकते हैं और किए भी जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के भी सारे डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स जो भी हैं वो ऐड कर लिए जाएंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे टोटल डिपॉजिट्स M3 के साथ, प्लस करेंगे टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, जितने भी टर्म डिपॉजिट्स हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बॉन्ड्स, ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, आपने पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा कि टैक्स में डिडक्शन के लिए लोग NSC वगैरह परचेज कर लेते हैं। तो ये जो इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं NSC वगैरह, उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको आप इमरजेंसी में भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड से पहले मैच्योर नहीं करवा सकते। इनका अमाउंट फिक्स पीरियड के बाद ही आपको मिल पाता है। तो इसलिए इनको करेंसी सप्लाई का पार्ट कंसिडर नहीं किया गया। तो ये थे हमारे 4 मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, M1, M2, M3, M4। कभी कभी नैरो अप्रोच और ब्रॉडर अप्रोच की बात की जाती है, संकीर्ण अवधारणा मनी सप्लाई की और विस्तृत अवधारणा। तो अगर हम बात करें नैरो अप्रोच की, तो जो आपके M1 और M2 मेजर्स हैं, ये आपके नैरो कंसेप्ट का पार्ट है।
मनी सप्लाई की। और अगर हम ब्रॉडर कंसेप्ट का बात करें तो ब्रॉडर कंसेप्ट में M3 और M4 ये आपकी विस्तृत अवधारणा को बताते हैं। इसमें मनी सप्लाई में आपने ज्यादा डिटेल से लिया है। तो M3 और M4 ब्रॉडर अप्रोच है, विस्तृत अवधारणा है, जबकि M1 और M2 नैरो अप्रोच है, नैरो कंसेप्ट है, संकीर्ण अवधारणा है। उसमें मनी सप्लाई को बहुत डिटेल से नहीं लिया गया है। अब ये तो बात थी मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो 4 मेजर्स आपने स्टडी किए, लेकिन अब जरा हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी एक्चुअली आती कहां से है। तो हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, इस तरह से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। अभी हम बात कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम में जो हम डे टू डे जिनके साथ डीलिंग करते हैं, उन बैंक्स को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक। लेकिन इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के शीर्ष पे, टॉप पे जो एपेक्स बॉडी है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारे देश में हम सेंट्रल बैंक को बोलते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मनी सप्लाई में हमारे देश में आरबीआई का मेन पार्ट है। हु सप्लाइज मनी, ये हमारा टॉपिक। तो आप देखेंगे हमारे देश में जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, ये सबसे बड़ा सप्लायर है मनी का। 2 रुपए के नोट से लेकर हमारे देश में वर्तमान में 2000 रुपए का सबसे बड़ा नोट है। 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए डेनोमिनेशन तक के जितने भी नोट्स हैं, उन सब की सप्लाई सेंट्रल बैंक यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आप कभी भी 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक के नोट पे देखेंगे तो ऊपर लिखा होगा उस पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सिग्नेचर मिलेंगे गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो भी वर्तमान में उस समय गवर्नर रहा होगा जब वो नोट इशू होंगे, उस गवर्नर के सिग्नेचर उस पे मिलेंगे। और साथ में एक प्रॉमिस भी लिखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ रुपीज। आगे जितने डेनोमिनेशन का नोट है वो अमाउंट लिखा होगा टू द बियरर। तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ रुपीज, जैसे 50 रुपए का नोट है तो उस पर ₹50 लिखा होगा। अब इसका मतलब क्या है? आरबीआई का गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है, वायदा कर रहा है, तो किस चीज का वायदा कर रहा है? वह केवल इस बात का प्रॉमिस करता है कि जितने डेनोमिनेशन का नोट आपके पास है, उतने रुपए के मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं आपको बाजार से मिल सकती हैं, उनको देने से कोई मना नहीं कर सकता। ये नहीं है कि उसके बदले में वो आपको गोल्ड या कुछ और देगा। कारण आज हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम से चलते हैं। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हुआ करता था, वो हम एक लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो जो है, वर्तमान की जो स्थिति है, उसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या? मिनिमम रिजर्व सिस्टम
हमारे देश में जितनी भी करेंसी है उस टोटल करेंसी के लिए जो मिनिमम रिजर्व सेंट्रल बैंक ने आरबीआई ने रख रखा है वो है ₹200 करोड़। 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व हमारे सेंट्रल बैंक के पास हमेशा रहता है। लेकिन इस मिनिमम रिजर्व में होता क्या है? इस मिनिमम रिजर्व में 200 करोड़ में 115 करोड़ 115 करोड़ का तो गोल्ड होना ही चाहिए। 115 करोड़ का सोना वो होना चाहिए हमेशा, और वो होता भी है। लेकिन बाकी 85 करोड़ का क्या हो सकता है? ये फॉरेन गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज, विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियां, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज। तो बाकी 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसमें हो सकती है। लेकिन 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना जरूरी है। तो 200 करोड़ की बैकिंग है हमारे देश में। जितनी भी मनी सप्लाई है वह सारी 200 करोड़ रुपए के रिजर्व के अगेंस्ट ही चलती है। यानी कि उसके पीछे जो सपोर्ट है, जो बैकिंग है, वो 200 करोड़ की है केवल। अब देश के अंदर मुद्रा तो जो है वो कई लाखों करोड़ रुपए की है, लेकिन उसके पीछे जो रिजर्व है, जो बैकिंग है आरबीआई के पास, वो केवल 200 करोड़ रुपए का है। अब आप कहेंगे ये कैसे? ऐसा नहीं होता कि प्रोपोर्शनेटली जितनी करेंसी इशू की जाती है उतने का ही गोल्ड या सिक्योरिटीज रखी जाए, क्योंकि रिजर्व बैंक आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि जितनी करेंसी आपके पास है, जितने नोट्स आपके पास हैं, आपको उतने ही रुपए का गोल्ड मिलेगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारी करेंसी के पीछे जो बैकिंग है वो केवल 200 करोड़ रुपीस की है। तो ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। वर्तमान में मिनिमम रिजर्व अगेंस्ट ही करेंसीज सप्लाई की जाती हैं। तो हमारे देश में मेन सप्लायर करेंसी का कौन हुआ? आरबीआई। 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के डेनोमिनेशन के सभी नोट, उन पे आप देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। लेकिन अब मैं आपको इसके अलावा लेके चलता हूं। क्या कभी आपने 1 रुपए का नोट देखा है? अगर अब की बार आप उसे देखें तो ध्यान से देखना कि क्या उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, या जितने भी कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, उन पे भी आप नोटिस करना कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आपको सभी सिक्कों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्के और 1 रुपए का नोट, केवल 1 रुपए का नोट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू नहीं किया जाता। हालांकि देश की टोटल मनी सप्लाई का ये बहुत छोटा सा भाग होते हैं, लेकिन फिर भी मनी सप्लाई का पार्ट तो है। तो नोट्स, 1 रुपए के 1 रुपी नोट्स और सारे क्वाइंस जितने भी हैं, उनको फिर कौन इशू करता है? उनको इशू करने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के पास है। आप कभी भी 1 रुपए के नोट पे ध्यान से देखेंगे तो वहां पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन आपको नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको साइन मिलेंगे सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार के, क्योंकि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे इशू करती है। तो 1 रुपए का नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है, जितनी भी सप्लाई है मनी की, उसको
आरबीआई करता है। तो आरबीआई को ही 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के सभी नोट इशू करने का अधिकार है, और जो कि हमारी मनी सप्लाई का एक बड़ा पार्ट है। 1 रुपये का नोट और सिक्के मनी सप्लाई का एक बहुत छोटा सा भाग है। तो ये था हमारा मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में आज का टॉपिक, सप्लाई ऑफ मनी। तो आप चैनल को देखते रहिए, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।